हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो है आपका केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने पढ़े हैं तीन तरह की बॉन्डिंग, जो है आपकी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग जिसको हम आयनिक बॉन्डिंग भी कहते हैं, फिर आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग और उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग जिसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होती क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे आपका लुईस स्ट्रक्चर और आपका शेल स्ट्रक्चर। लुईस और शेल स्ट्रक्चर कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स लुईस स्ट्रक्चर की जगह बना देते हैं शेल स्ट्रक्चर, या फिर शेल स्ट्रक्चर की जगह बनाते हैं आपका लुईस स्ट्रक्चर। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को भी हम आज क्लैरिफाई करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग से। अब जरा एग्जांपल लेते हैं पहले, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग एक्चुअली में होती क्या है। देखिए, बात करते हैं आपका NaCl का। एक एग्जांपल है सॉल्ट का, NaCl। तो अगर मैं Na को लिखता हूँ इस तरीके से 2,8,1, आप जानते हैं इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na इज 2,8,1। फर्स्ट शेल कंटेन्स 2 electrons, second shell 8 electron, and the last one contains a single electron. Then we are talking about Cl. Let's take Cl. The configuration is 2,8,7. I hope up till this everybody knows what is the configuration of Na and Cl. अब यहाँ पर चांसेस बनते हैं दो तरह के, या तो Na 7 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है और अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है, या फिर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। ऐसा ही Cl के केस में भी है, चाहे तो 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले या फिर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर ले। तो ज़्यादा बेटर मेथड कौन सा है Na के लिए डिस्कस करते हैं, फिर Cl का आंसर आप खुद ही बता दोगे। देखिए, Na के पास दो तरीके हैं, या तो वो +7 इलेक्ट्रॉन कर ले या फिर वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर ले। क्लियर? आइदर इट कैन ऐड 7 इलेक्ट्रॉन, इट कैन गो फॉर losing a single electron. So which path is better? The path better is this one. Reason for it is the transactions of energies. See, here it has to go for 7 transactions. Clear? 7 electron आप एक ही बार में ऐड नहीं कर सकते, one after other, like that. There is addition of electrons in Na if it wants to add, and if it wants to lose, it has to go for a single transaction. That means only one transaction. और केमिस्ट्री में आप ऑलरेडी जानते हो कि वही ट्रांजैक्शन पॉसिबल है जहां पर लोवेस्ट एनर्जी का ट्रांजैक्शन हो, लोवेस्ट एनर्जी यूज होनी चाहिए। तो लोवेस्ट एनर्जी यूज कहां पर होने वाली है? सिंगल ट्रांजैक्शन में। 7 ट्रांजैक्शन में मोर एनर्जी यूज होने वाली है, इसलिए सोडियम कभी भी 7 इलेक्ट्रॉन का एडिशन नहीं करता है, बल्कि वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्लियर? लेकिन बात करें अगर Cl की, Cl का केस भी ऐसा ही है, लेकिन Cl में होने क्या वाला है, Cl में या तो 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकता है। इफ आई टॉक अबाउट Cl, द कंडीशन इज आइदर लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन और इट कैन गो फॉर एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अगेन द पाथ विच इज प्रेफरेबल विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। सो ट्रांजैक्शन यहाँ पर क्या है, एक, और यहाँ पर ट्रांजैक्शन कितने हैं, 7। इसका मतलब Cl इस वाले ट्रांजैक्शन को प्रेफर करेगा। ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, एडिंग इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज योर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। सो आई होप यहाँ से आपको क्लियर होगा कि कौन सा एलिमेंट लूज करने वाला है और कौन सा एलिमेंट एक्सेप्ट करने वाला है। तो यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस होता है वो होता है Cl के केस में, और डोनेशन होता है Na के केस में। अब यहाँ पर से आपको एक चीज समझनी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना होगा। क्लियर? द वर्ड ट्रांसफर, this is the word which you should keep in your mind when you are talking about electrovalent bonding. electrovalent bonding में हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्लियर? सो जहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली प्रोसेस होती है वहां पर आपकी कौन सी बॉन्डिंग आती है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। और इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया है NaCl का। अब देखिए, अगर मैं NaCl का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो किस तरीके से बनाऊंगा। देखिए, Na के लास्ट शेल में है एक इलेक्ट्रॉन, सपोज से दिखाता हूँ क्रॉस से, प्लस Cl 1 2 3 4 5 6 and 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर Cl, क्लोरीन। अब यहाँ पर ये क्या करता है, Na अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, किसको, Cl को। Cl को डोनेट करने पर क्या होगा, अब आपको पता है कि जो भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर एक चार्ज आता है पॉजिटिव, और जो एक्सेप्ट करता है उस पर आता है नेगेटिव। यानी ये हो जाएगा आपका Na पॉजिटिव, ये हो जाएगा Cl नेगेटिव। आयन फॉर्मेशन, इसीलिए इसको आयोनिक बॉन्ड भी कहा जाता है। आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो दैट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयनिक बॉन्डिंग। तो आयंस के फॉर्मेशन के कारण से आयनिक बॉन्डिंग भी कहते हैं। अब प्लस क्या करेगा, माइनस के साथ अट्रैक्शन शो करेगा, तो ये बन जाता है आपका ओवरऑल NaCl।
तो NaCl आपका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग का। कैसे पता चलेगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वहाँ पर आप कह देते हो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। फॉर मोर क्लैरिटी लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज देयर इज Ca. So you know that the configuration of calcium is 2, 8, 8, 2 means 2 valence electrons. So let us show it by cross. Plus Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Another Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now again for Cl you know that Cl is going to add electron. बट Ca के केस में Ca क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये या तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अगेन आपको जाना है ट्रांजैक्शंस में, ट्रांजैक्शन इजी पड़ेगा लूज करने पर। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या आने वाला आपका? CaCl2। क्यों? क्योंकि 2 Cl पे आएगा नेगेटिव चार्ज, Ca पे आएगा +2 चार्ज। अगेन प्लस माइनस विल हैव अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम एंड दे विल गिव राइज टू अ स्ट्रक्चर दैट इज CaCl2। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। क्लियर? क्योंकि इन सारे एग्जाम्पलों में ट्रांसफर हुआ है इसलिए हम कह देते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग या फिर आयनिक बॉन्डिंग। तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन निकल के आती है दैट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग इज अ बॉन्डिंग, और वी कैन से रिमेंबर दैट बॉन्डिंग इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. Whenever we are talking about bonding, it means some attractive force there. Okay, so electrovalent bonding is a bonding in which there is complete transfer of electron. The electron are being transferred completely. Ca के पास अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बैलेंस शेल वाला जो था वो इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया। और इससे इसका क्या फायदा हुआ? इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। अगर मैं Ca को देखूं तो अब Ca की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,8,8। इस Cl की 2,8,7 थी, एक ऐड किया तो कितना हो गया? 288, and this also 288. So every element there is now in a stable state and they will give rise to a stable compound that is CaCl2. तो ये थी आपकी electrovalent bonding. Hope it is clear to you. Okay, now let's move on to covalent bonding. अब covalent bonding में आपने क्या वर्ड याद रखना है? देखिए यहाँ पर था आपका ट्रांसफर, मतलब इलेक्ट्रॉन को आप ट्रांसफर कर रहे हो। क्लियर? लेकिन कोवेलेंट में आप क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हो, means there is sharing of electron. So wherever there is sharing of electron, that type of bond is termed as covalent bond. Okay, or the compound is said to show covalent bonding. So let's start with an example. Let us take an example of oxygen. तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होता है, O2. अब आप देख सकते हो अगर मैं एक O को लिखता हूँ 2,6 तो दूसरे O का भी कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है 2,6. अब यहाँ पर कोई भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन में नहीं है, दोनों डेफिशिएंट हैं। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब द डिमांड इज सेम फॉर बोथ द एटम्स। इस ऑक्सीजन एटम और इस ऑक्सीजन एटम की डिमांड सेम है, जबकि इससे पहले डिमांड डिफरेंट थी। Na को इलेक्ट्रॉन लूज करना था और Cl को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली बात हो रही है। तो इसका मतलब अब ये करेंगे शेयरिंग। शेयरिंग कैसे होगी? देखिए ऑक्सीजन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 plus another oxygen. Let us show it by dot. 4, 5, 6. अब यहाँ पर क्या होगा? ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। यहाँ पर क्या होती है? शेयरिंग हो जाती है। तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे और 2 इलेक्ट्रॉन किसके ले लिए? दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम के। यही काम ये ऑक्सीजन एटम भी करेगा। It will take 2 electron from the other oxygen atom. Now what you are getting is, you are getting that there are 4 इलेक्ट्रॉन टोटल विच आर बीइंग शेयर्ड। ठीक है, मतलब आपके म्यूचुअल एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन, जबकि शेयरिंग हुई है 2-2 इलेक्ट्रॉन की। क्यों? 6 + 2 कितना हो जाएगा आपका? 8, या 8 यानी ऑक्टेट। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो 6 + 2 8, 6 + 2 8. सो स्ट्रक्चर विल बी O, another O. Now how to show the bonding? See, bonding can be shown in 2 ways. Either make that much bond as much electrons are shared, or simply see the mutual area. How many electrons are there in the mutual area? That is 4. You can see 1, 2, 3 and 4, and divide those electrons by 2. Then also you will get the number of bonds to be shown there. Okay, how many bonds you have to show there? 2. Either you can see how many electrons are being shared, 2 from here, 2 from here, so double bond. Or if you want to use the formula, just see the mutual electrons, how much are there? 4. So 4 by 2 is 2, so it is O double bond O. And remember, these type of bondings are called as
नॉन पोलर्स, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज नॉन पोलर कंपाउंड। अब यहाँ पर बात आती है पोलैरिटी की, कैसे डिसाइड करें कि कोई कंपाउंड पोलर होगा या कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है। मॉलिक्यूल्स मोस्टली आर नॉन पोलर। नाउ सी हाउ टू शो, हाउ टू गेट टू नो दैट वेदर देयर विल बी पोलैरिटी और नॉट। देखिए पोलैरिटी तभी पॉसिबल है जहाँ पर आपके क्या हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो जाती है या फिर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। अब ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में सपोज करिए कि यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन ने चाहा कि मैं उसको अपनी तरफ पुल करूँ, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे आपको ये चीज़ क्लियर करनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस ऑक्सीजन विल बी डेफिनेटली सेम एज electronegativity of this oxygen. So if this oxygen also wants to pull the shared pair of electron towards itself, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी शिफ्ट नहीं होने वाले, वो अपनी जगह पर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही है जितनी इस ऑक्सीजन की। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ना तो शिफ्टिंग होने वाली है, ना यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, इसलिए यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप नहीं होती है। इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड। जबकि अगर मैं बात करूँ NaCl की, तो वहाँ पर पोलैरिटी थी, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, डेफिनेटली देवर, दिस इज कॉल्ड एज डाइपोलर। ओके, डाइपोलर बॉन्डिंग भी आप इसको कह सकते हो, एक प्लस यहाँ पर एक माइनस यहाँ पर, तो दो पोल्स आपके क्रिएट हो चुके हैं, तो इसको कहते हैं डाइपोलर बॉन्डिंग भी आप कह सकते हो। लेकिन हम इसको नॉर्मल भाषा में क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग और कोवैलेंट बॉन्डिंग। देखिए पोलैरिटी क्यों आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोलर कोवैलेंट स्ट्रक्चर, आपको फुल क्लैरिटी आ जाएगी वहाँ पर भी पोलैरिटी डेवलप क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी शिफ्टिंग होती है, उसको पढ़ेंगे हम इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पोल्स डेवलप होते हैं, यहाँ पर पोल्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम इसको कह देते हैं नॉन पोलर। लेकिन NaCl को मैं नॉन पोलर नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि साफ दिख रहा है कि यहाँ पर पोल्स डेवलप हुए हैं। सो NaCl इज अ पोलर कंपाउंड। I hope it is clear what is polar and what is non-polar. So examiner can ask you that oxygen molecule is polar oblique non-polar. So you have to tick non-polar. Why? Because oxygen is going to show you no shifting or no transfer of electron, so it will be a non-polar compound. Let's take another example for more clarity. Let's talk about N2 molecule. अब N2 में आप देखिए आपके पास दो ही N है, पहला N ये है 2,5, दूसरा N भी 2,5। कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की, तो आपको सेंटर में 3 इलेक्ट्रॉन ही दिखाने हैं, N 1 2 3 और दूसरा N 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या करा, जितने मुझे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जितने मुझे शेयर करने हैं ऑक्टेट के लिए, उसको मैंने कहाँ दिखा दिया, सेंटर में। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, दिस नाइट्रोजन इज गोइंग टू टेक 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर नाइट्रोजन, ओके, एंड दिस नाइट्रोजन एटम इज गोइंग टू टेक 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर नाइट्रोजन एटम लाइक दिस। अब क्या होगा इसके बाद, देखिए फिर से वही, म्यूचुअल एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बॉन्डिंग कितने आने वाली है, 6/2 यानी 3, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं पर एटम से, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो आप कह सकते हो N ट्रिपल बॉन्ड N। अगेन वही कंडीशन है, बीच में इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन में खींचना चाहता है अपनी तरफ, ये नाइट्रोजन में खींचना चाहता है अपनी तरफ, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के कारण शिफ्टिंग नहीं होगी। क्लियर, शिफ्टिंग नहीं होगी तो यहाँ पर कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी, इसका मतलब N2 भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्लियर, तो ये था आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग। आई होप you won't have any doubt regarding covalent bonding and how to draw the structure. It is very easy. Just think about making octet there, how to make octet there, and in the case of hydrogen you have to think about duplet. Okay, so now let's move on to polar covalent bonding. What is polar covalent structures? More precisely we say it as polar covalent structures. अब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अगर आपका कोवैलेंट स्ट्रक्चर है तो वहाँ पर पोलैरिटी क्या होगी, नहीं होगी, मतलब नॉन पोलर होगा, यानी बाय डिफ़ॉल्ट कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं आपके नॉन पोलर। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, उसके बाद भी पोलैरिटी डेवलप हो रही है, तब हम उसे कह देते हैं पोलर कोवैलेंट स्ट्रक्चर। एग्जांपल देखते हैं, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट NH3, तो यहाँ पर दो अलग अलग एटम कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन 2,5, हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर। नाउ सी व्हाट डज नाइट्रोजन डज, let us draw first nitrogen 1 2 3 4 5। आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कितने हाइड्रोजन ऐड होने वाले हैं, 3। क्यों? क्योंकि 5 में अगर आप 3 ऐड करते हो तो आपको ऑक्टेट मिल जाता है, इसलिए हाइड्रोजन 3 ही होंगे। यहाँ पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि 3 ही क्यों है, 4 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है, क्योंकि उसको ज़रूरत है 3 की, 3 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब
3 हाइड्रोजन यहाँ पर आपके यूटिलाइज होने वाले हैं, तो स्ट्रक्चर बन जाता है NH3। ऐसे आप बात कर सकते हो कार्बन की, तो कार्बन में CH3 नहीं होता बल्कि क्या होता है CH4। रीजन, कार्बन होता है 2,4, ऑक्टेट बनाने के लिए कितने शेयर चाहिए, कितने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 और चाहिए, तो कितने हाइड्रोजन लग जाते हैं यहाँ पर 4। इस तरह से आप हाइड्रोजन की वैल्यू को पता कर सकते हो। तो यहाँ पर नाइट्रोजन लगने वाले हैं, सॉरी हाइड्रोजन लगने वाले हैं 3। तो पहला हाइड्रोजन यहाँ पर दिखाते हैं डॉट H एंड डॉट H, सपोज ऐसा है। तो पहले कराते हैं हाइड्रोजन को स्टेबल। देखिए ये हो गया हाइड्रोजन स्टेबल, ये भी हाइड्रोजन स्टेबल, और ये हाइड्रोजन भी हो गया आपका स्टेबल। कैसे? ड्यूप्लेट स्टेट में जाकर, ड्यूप्लेट स्टेट में जाकर ये हाइड्रोजन स्टेबल हो चुका है। लेकिन बात करें नाइट्रोजन की, अनस्टेबल है। तो क्योंकि नाइट्रोजन ने एक एक शेयर किया है, तो एक एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए वापस लेगा। देखिए तो ये भी इनसे शेयर कर लेता है एक एक इलेक्ट्रॉन। अब जरा काउंट करिए, 2 2 2 एंड 2 विल गिव यू 8। इसका मतलब नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी अचीव हो चुकी है, हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी भी अचीव हो चुकी है। अब स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आपके इसको कहते हैं लोन पेयर, जो यूज नहीं होता है उसको कह देते हैं आपका लोन पेयर। कई बार आपको क्वेश्चन मिल जाता है व्हाट डू मीन बाय लोन पेयर, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। यहाँ पर देखिए इसने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, उसको कह देते हैं लोन पेयर। ओके, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग आर कॉल्ड एज लोन पेयर। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है अमोनिया के पास कितने लोन पेयर होते हैं। पेयर मतलब सेट ऑफ 2, तो यहाँ पर एक ही लोन पेयर होता है अमोनिया के पास। ठीक है, अब जब ये बॉन्ड फॉर्म हो गया, अब यहाँ पर काम करती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर। देखिए नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कंपेयर टू हाइड्रोजन। इसका मतलब जो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं बीच में, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको ये हल्का अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, ट्रांसफर नहीं का। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड ट्रांसफर हेयर, आई एम जस्ट यूजिंग अ वर्ड शिफ्टिंग। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि या तो ट्रांसफर हो या शिफ्टिंग हो, तो पोलैरिटी डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने थोड़ा इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट कर लिए, हाइड्रोजन ने उसको अपनी तरफ से थोड़ा, हाइड्रोजन की तरफ से वो थोड़ा किसकी तरफ चले गए, नाइट्रोजन की तरफ। तो इसको याद रखने का तरीका ऐसा है, जैसे आप जानते हो कि मेटल जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसको चार्ज आता है पॉजिटिव, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो चार्ज आता है नेगेटिव। तो इसी तरीके से आप याद रख सकते हो कि नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आने वाला है नेगेटिव, हाइड्रोजन के चार्ज आने वाला है पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, अनदर हाइड्रोजन पॉजिटिव, और यहाँ पर आपके 2 लोन पेयर। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पर सिंगल प्लस नहीं लगाया या सिंगल माइनस नहीं दिखाया, बल्कि डेल दिखाया। डेल क्यों दिखाया? क्योंकि ये दिखा रहा है कि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, केवल शिफ्टिंग हुई है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप पोलर कोवेलेंट स्ट्रक्चर के डायग्राम बनाते हो तो आपको डेल यूज करना है। डेल दिखाता है कि लिटिल शिफ्टिंग, शिफ्टिंग इज देयर, ट्रांसफर नहीं दिखाता। ट्रांसफर के लिए आप NaCl स्ट्रक्चर देख सकते हो, जैसे Na के ऊपर दिखा दिया पॉजिटिव, Cl दिखा दिया नेगेटिव, मतलब फुल ट्रांसफर हुआ है। Na ने फुल एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है Cl को, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पोलैरिटी डेवलप हुई है, प्लस 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 माइनस, पोलैरिटी इज देयर। सो दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज पोलर कोवेलेंट स्ट्रक्चर। वर्ड्स पे ढंग से जाइए, वर्ड कह रहा है पोलर मतलब पोलैरिटी है, कोवेलेंट मतलब शेयरिंग हुई है स्ट्रक्चर। ओके, सो NH3 is an example of polar covalent structure. Keep it in your mind. NH3 is an example of polar covalent structure. Reason? Because covalent are by default non-polar. Non-polar होने चाहिए, लेकिन ये कोवेलेंट स्ट्रक्चर कैसा हो गया, पोलर वाला। तो हमको इसको क्या नाम देते हैं, पोलर कोवेलेंट स्ट्रक्चर। फॉर मोर क्लैरिटी लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज द एग्जांपल ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल। देखिए H2O का एग्जांपल लेते हैं, सेम वही केस है। ऑक्सीजन के पास है 2,6, हाइड्रोजन के पास है केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर देखिए कितने हाइड्रोजन लगने वाले हैं, 2। क्यों? क्योंकि 6 + 2 गिव्स यू 8। सो ऑक्सीजन एट द सेंटर, 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। सो 1 will attach from here and 1 is going to attach from here. Okay, let's make hydrogen stable first. So duplet, duplet. And what about oxygen? ऑक्सीजन हैज अचीव्ड ऑक्टेट। ये ऑक्टेट हो गया, डुप्लेट हो, ये डुप्लेट हो गया हाइड्रोजन आपका। ठीक है, यानी दोनों के दोनों स्टेबल हो चुके हैं, हाइड्रोजन में स्टेबल हो चुका है, ऑक्सीजन में स्टेबल हो चुका है। अब देखिए जो इसकी बॉन्डिंग बन के आएगी वो कैसे बन के आएगी। ऑक्सीजन, मैंने पहले भी कहा था 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड। यहाँ पर पहला लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर। ध्यान रखिए वाटर में 2 लोन पेयर होते हैं,
Clear? Water has 2 lone pair. Why? Because these 4 electrons in total haven't taken any part in bonding. They didn't participated in the bonding. Okay, so they will be categorized as lone pair. So water has 2 lone pair and your ammonia has 1 lone pair. अब वही फैक्टर काम करेगा कौन सा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. अब देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है या हाइड्रोजन की? डेफिनेटली ऑक्सीजन की ज़्यादा है. तो ये क्या करेगा? दीज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन लाइक दिस. ओके, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, लोन पेयर की बात नहीं कर रहा हूँ. लोन पेयर पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं. ठीक है, तो अब क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर आएगा डेल नेगेटिव, नॉट नेगेटिव, डेल नेगेटिव. एंड हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव, अनदर हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव. अगेन ये शेयरिंग से बना था तो कोवेलेंट स्ट्रक्चर था, लेकिन कोवेलेंट स्ट्रक्चर तो बाय डिफॉल्ट होते हैं नॉन पोलर, लेकिन ये हो गया पोलर. तो हम कह देते हैं वाटर इज अ पोलर कोवेलेंट स्ट्रक्चर. ओके, तो ये आपका पोलर कोवेलेंट स्ट्रक्चर. 2 एग्जांपल आपको कंपल्सरीली याद रखते हैं, वो आपका वाटर और दूसरा आपका अमोनिया. और आपको लोन पेयर के नंबर भी याद रखने हैं, लोन पेयर की डेफिनेशन भी याद रखनी है. दैट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग आर कॉल्ड एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये था आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग और उसके अंडर हमने पढ़ा पोलर कोवेलेंट स्ट्रक्चर को भी. ठीक है, लास्ट टाइप की बॉन्डिंग जो आपके कोर्स में है वो है आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग. ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को डेटिव बॉन्डिंग भी कहा जाता है. इसका कोई तीसरा नाम नहीं है, केवल 2 नेम है आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग या आप इसको डेटिव बॉन्ड भी कह सकते हैं. तो दोनों नाम आपको याद रखना है. हो सकता है आप घर से पूरा पढ़ के गए कि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या होती है, एग्जाम्पल भी याद कर लिया, एग्जाम में आ गया व्हाट इज डेटिव बॉन्डिंग और आप कंफ्यूज हो गए कि डेटिव बॉन्डिंग तो पढ़ा ही नहीं था. तो आपको इसके नाम भी याद रखने हैं. कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को हम डेटिव बॉन्डिंग भी कह सकते हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टडी व्हाट इज डेटिव बॉन्डिंग. अब ये इन दोनों से डेफिनेटली अलग होगा, वरना इसको कैटेगराइज तीसरी फॉर्म में नहीं करते. मतलब ना तो यहाँ पर ट्रांसफर होने वाला है, ना तो यहाँ पर शेयरिंग होने वाली है. इसका मतलब ये तीसरा ही टाइप का बॉन्ड है. कैसे? एग्जांपल देखिए, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि वाटर क्या होता है आपका. वाटर एक स्टेबल कंपाउंड है. हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट अचीव कर लिया, ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट अचीव कर लिया. अब अगर इसको कोई प्रोटॉन अप्रोच करता है, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के पास, लेकिन उसने डोनेट किया तो चार्ज प्लस आया. प्लस का मतलब कंप्लीट ट्रांसफर. अब आपको देख के पता लग जाएगा ये प्लस का मतलब कंप्लीट ट्रांसफर हो चुका है एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या है? प्रोटॉन है. अब प्रोटॉन ने वाटर को अप्रोच किया. क्लियर? अब आपको पता है कि या तो यहाँ पर ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है. शेयरिंग होगी, लेकिन शेयरिंग करने के लिए भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो यहाँ पर क्या होता है? जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, वन ऑफ द लोन पेयर हेल्प्स द प्रोटॉन टू हैव अ बॉन्डिंग विद वाटर. ओके, लोन पेयर हेल्प करता है प्रोटॉन की अटैच होने में, किसके साथ? H2O के साथ. और आपको इसको दिखाना कैसे है? देखिए, H2O ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गया है तो एरो आपको दिखाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया है. ऑक्सीजन से एरो गया है किस डायरेक्शन में? इसकी तरफ, H की तरफ. तो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या हो जाता है आपका? H2O कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग विद H, जिसको आप लिख देते हो H3O पॉजिटिव. शायद आपको याद आ रहा होगा H3O पॉजिटिव क्या होता है. H3O पॉजिटिव आपको बताता है कि गिवन स्पीसीज क्या है, एसिडिक नेचर की है. एसिड व्हेन डिसोसिएटेड इन वाटर फर्निशेज हाइड्रोनियम आयन. इसको कहा जाता है आपका हाइड्रोनियम आयन. और आपने पढ़ा होगा कि लिबरेट्स हाइड्रोजन आयन. तो आप देखिए, जो आपका आर्हेनियस थ्योरी कहता है, आर्हेनियस थ्योरी कहता है कि एसिड आर द स्पीसीज विच व्हेन डिसोसिएटेड इन वाटर गिव्स यू हाइड्रोजन आयन. तो हाइड्रोजन आयन किस में है आपका? वाटर में है, एक्वस स्टेट में है. तो यहाँ पर क्या है? वाटर आपकी क्या है? लार्ज क्वांटिटी में है, इसलिए H प्लस को हम H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं. कैसे? H प्लस प्लस H2 हाइड्रोनियम आयन. ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि एसिड के केस में हाइड्रोनियम आयन क्यों कह रहे हैं, जबकि हमने पढ़ा था H पॉजिटिव. एक्वस सॉल्यूशन में है तो डेफिनेटली वहाँ वाटर होना ही होना है. इससे क्या हो जाएगा आपका? H3O positive. So hydronium ion is an example of coordinate bonding और dative bonding. और ध्यान रखिए यहाँ पर कंपलसरी चीज़ क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो कंपाउंड, जो एलिमेंट उस कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उसके पास लोन पेयर होने चाहिए, तभी वो बना सकता है क्या? डेटिव बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग. एक और एग्जांपल लेते हैं क्लैरिटी के लिए. सपोज हम बात करते हैं आपका अमोनियम आयन की. इससे पहले हम NH3 पढ़ चुके हैं. तो NH3 भी अपने में स्टेबल है. N ने क्या अचीव किया था? ऑक्टेट. हाइड्रोजन अचीव किया था अपना ड्यूप्लेट. अब इसको किसने अप्रोच किया?
again approached by a proton. Again proton having no electron cannot go for transfer of electron, cannot go for शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब आप सोचिए ट्रांसफर ये भी तो कर सकता है, ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है. ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हैं, सॉरी अमोनिया के पास कितने लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर इसके पास भी है. तो ये इस लोन पेयर को यूज़ कर लेता है बॉन्डिंग के लिए और आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है NH3. अगेन एरो की डायरेक्शन बताती है कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन गया है. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है इसकी तरफ. ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इस तरीके से प्लस चार्ज, और ये क्या मिल जाएगा आपको, ओवरऑल मिल जाता है आपको NH4 पॉजिटिव. तो अब यहाँ से आपको डेफिनेशन निकालनी है. डेफिनेशन क्या होगी, एग्जाम्पल के बेस पे, अ बॉन्डिंग इन विच द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोवाइडेड बाय अ सिंगल एटम. ओके, यहाँ पर नाइट्रोजन ने प्रोवाइड करा, अमोनिया ने प्रोवाइड करा अपना लोन पेयर. लोन पेयर किसके ऊपर था, नाइट्रोजन के ऊपर. तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट किया बॉन्डिंग के लिए, लेकिन दूसरा जिसके साथ बॉन्डिंग हो रही है उसने बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं किया, मतलब अपनी तरफ से कोई भी यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है. किसका कंट्रीब्यूशन होता है, केवल एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है. तो इसलिए इसको हम कैटेगराइज करते हैं थर्ड कैटेगरी में बॉन्डिंग की. पहली बॉन्डिंग की कैटेगरी क्या थी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है दोनों के बीच में, एक ट्रांसफर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, एक्सेप्टर डोनर. दूसरी तरह की थी जहाँ पर दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और बॉन्डिंग कर रहे हैं. तीसरे वाले केस में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सॉरी एक ही एलिमेंट क्या करता है, बॉन्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन करता है. क्लियर, कंट्रीब्यूशन इज डन बाय सिंगल एलिमेंट इन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग. आप देख पा रहे होगे इस प्रोटॉन ने कुछ भी नहीं किया. क्लियर, ये लोन पेयर आए और यहाँ से क्या हो गया, बॉन्डिंग हो गई. तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की बॉन्डिंग में आपको ये एरो दिखाना बहुत ज़रूरी है. ओके, दिस arrow should be there to show that from where to where the electron have gone. From this electron have gone to this. Clear? वरना अगर आप इसको गलती से ऐसा कर दो तो डायग्राम आपका गलत हो जाएगा. This is a wrong diagram. Okay, that is the importance of arrow here. Arrow shows from where electron has been taken for bonding. तो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया गया है, यहाँ से नहीं. क्लियर, तो ये थी आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग जिसको कहा जाता है डेटिव बॉन्डिंग. तो ध्यान रखिए, केमिकल बॉन्डिंग इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स ऑल द एटम्स टुगेदर इन अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल. ठीक है, इससे ओवरऑल आपकी डेफिनेशन आती है केमिकल बॉन्डिंग की. अब वो बॉन्डिंग आपकी चाहे इलेक्ट्रोवैलेंट से हुई हो या आपकी कोवैलेंट से हुई हो या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग से हुई हो, यहाँ पर डेफिनेशन क्या बन के आती है, ध्यान रखिए, ये होती है अट्रैक्टिव फोर्स. आपको फोर्स भी मेंशन करनी है. फोर्स होती है दो तरह की, एक रिपल्सिव और एक अट्रैक्टिव. अगर आप केमिकल बॉन्डिंग कह रहे हो सो इट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स. सो केमिकल बॉन्डिंग इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. करती क्या है, एग्जांपल लेते हैं CH4, इसके बेस पर हम डेफिनेशन निकालते हैं. सो केमिकल बॉन्डिंग इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स ऑल द एटम्स. अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से एटम्स है, 4 हाइड्रोजन के एटम है और एक कार्बन का एटम है. ठीक है, इसको क्या करा हुआ है, किसी फोर्स ने बाइंड किए हुए, विच होल्ड्स ऑल द एटम्स टुगेदर इन अ, और CH4 आपका क्या है, कंपाउंड है, इन अ कंपाउंड. और एक और कंडीशन होती है जहां पर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं, और अ मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ H2 की, तो यहाँ पर भी एक बॉन्डिंग है जो क्या कर रही है, इसको मॉलिक्यूल फॉर्म में क्या कर रही है, बाइंड किए हुए हैं. क्लियर, तो यहाँ से आपकी केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन फाइनली आती है दैट केमिकल बॉन्डिंग इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. केमिकल बॉन्ड इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स ऑल द एटम्स टुगेदर इन अ कंपाउंड और इन अ मॉलिक्यूल. सिंगल अगर आपके पास एटम है तो वहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. अगर आप कहते हो हाइड्रोजन, तो यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, या तो मॉलिक्यूल हो या फिर कोई कंपाउंड हो. क्लियर, सो this video was all about your chemical bonding, types of chemical bonding. At first we studied about electrovalent bonding, which is also called as ionic bonding, then covalent bonding. Under covalent bonding we studied about your polar covalent structure. Okay, and at the last we studied about coordinate bonding, which is also called as dative bonding, and the example are ammonium ion and your hydronium ion. And at last we took out what is the definition for a chemical bond. A chemical bond is a force, attractive force, which holds all the atoms together in a compound or in a molecule. So I hope after watching this video, most of the doubts regarding chemical bonding would have been clarified from your mind.
and still if you have any doubt you can comment. Okay, so in the next video we'll meet with some more important topic. So till then, keep growing, keep studying. Thanks for watching the video.